जहां भैरव ने सबसे पहले कन्या को मारा और उसे काटकर शमशान की हांडी में डाला। फिर गाय की बछड़ी को काटकर उसका मांस भी हांडी में डाल दिया। जब भैरव ने मांस खाना शुरू किया वार्निंग, इस चैनल का आपको लत लग सकता है, इसे अपने रिस्क पर देखें। वर्तमान पोखरण से 18 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर स्थित लिमवा आज भी पोखरण तहसील का एक आदर्श ग्राम है। इसकी स्थापना को लेकर कई गुमराह तथ्य रहे हैं, लेकिन इस गांव को जैसलमेर के महाराजा जयसिंह ने संवत 1372 के आसपास जोधपुर के प्रभावी महाराज से युद्ध में जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। इस गांव को अपने राज्य में मिलाने के लिए दोनों प्रभावी राजाओं के मध्य 15 दिन तक घमासान युद्ध चला था। अंत में इस लिमवा को अपने राज्य में मिलाने का मुख्य कारण इस क्षेत्र में हो रहे लवण नमक का उत्पादन था। इस गांव की स्थापना के बाद यहाँ पालीवाल, बारथर, लोहार, मेघवाल तथा कुछ घर राजपूत भाटी रहते थे। जैसलमेर के महाराजा ने इस गांव को अपने राज्य में मिला देने के बाद अपने चचेरे भाई नानक सिंह को ठाकुर पद बैठाकर उन्हें दे दिया था। वहीं इस गांव से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक पहाड़ी थी। इस पहाड़ी के ऊपर साथलमेर करके गांव बसा हुआ था। इस गांव के बनिए भूतड़ा जाति के साहूकार रहते थे। इन्हीं बनिया जाति में भैरव जी भूतड़ा का घर था। भैरव के एक बहन कुन्नी, एक पुत्र और पत्नी थी। कहा जाता था कि भैरव की बहन कुन्नी बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। एक दिन भैरव किसी व्यापार संबंधी कार्य को लेकर जोधपुर की राजधानी मंडोर गया हुआ था। हमेशा की भांति उस दिन भी कुन्नी अपनी सहेली के साथ पोखरण के पास स्थित एक बेरे से पानी लाने के लिए जा रही थी। तभी लिमवा के ठाकुर नानक जी अपने सवारों के साथ शिकार की तलाश में भटकते भटकते वहां आ पहुंचे। ठाकुर की निगाहें और वासना का भूत सवार हो गया, क्योंकि कुन्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसके कारण ठाकुर की निगाहें हटने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार नानक जी ने अपना मुंह काला कर दिया। बाकी की सभी सहेलियां वहां दौड़ती हुई गांव साथलमेर जाकर गांव वालों को ठाकुर द्वारा की गई नीच हरकतें बताए, लेकिन गांव वाले ठाकुर से डरते थे, इसलिए कोई नहीं आया। ठाकुर तो अपना मुंह काला करने के बाद वहां से चला गया और कुन्नी दर्द के मारे कराहती हुई धीरे धीरे अपने घर पहुंच गई। इधर उसी रात भाई भैरव भी आ गया। दूसरे दिन ही समाज की एक बैठक रखी गई, लेकिन ठाकुर से बात करने और जैसलमेर के महाराजा से मिलने किसी की हिम्मत नहीं हुई। बैठक में यह निर्णय हुआ कि अब सभी शांति पकड़कर अपने अपने घर ही बैठे रहे। इधर भैरव को जब तक बदला नहीं ले तब तक चैन नहीं आया। भैरव अकेला कर ही क्या सकता था, लेकिन एक दिन इस दुख के कारण वह अपने घर से बिना बताए ही निकल गया। भटकते भटकते भैरव काशी जा पहुंचा, जहां पर एक औघड़ साधु ने उसकी दुख एवं आंसू भरी कहानी सुनी। इस पर साधु ने भैरव को बालीनाथ के बारे में बताया, जिसे भैरव ने अपना गुरु मान लिया। गुरु ने कहा, सुन बेटे, इस बात को गौर से सुन। काली घटा में अमावस्या के दिन ग्रहण हो, तब एक कुंवारी कन्या ब्राह्मण की एक गोरी गाय की बछड़ी को शमशान में ले जाना। उसे मारकर शमशान की हांडी में पकाकर खा जाना, फिर आकाशवाणी होगी। गुरु ने चेतावनी दी, तुम केवल उस ठाकुर को ही मारना, उसके परिवार के अलावा किसी को भी दुख मत देना, नहीं तो तुम्हारा वध होगा। गुरु की बातों को भैरव ने अपने दिल दिमाग में उतारा और अपने गुरु से अनुमति लेकर वापस साथलमेर आ गया। वह वहीं बैठा बैठा उस घड़ी का इंतजार करने लगा। आखिरकार श्रावण माह की अंधेरी काली अमावस्या का दिन आ गया। ग्रहण और काली रात बादलों से छाई हुई थी। इधर बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। बादलों के गरजने के साथ साथ भैरव का दिल बदले की भावना से भरने लगा। बदले का भूत भैरव पर सवार हो रहा था। उसने पहले से ही अपने गांव में ब्राह्मण की कुंवारी कन्या और गोरी गाय की बछड़ी देख रखी थी। मध्य रात्रि को भैरव ब्राह्मण के घर गया, जहां अपनी मां के साथ सो रही कुंवारी मासूम कन्या को उठाया। फिर गोरी गाय की बछड़ी अपने ही घर पर थी, उसे भी उठा लिया। गुरु के कहे हुए के आधार पर वह शमशान घाट पहुंचा, जहां भैरव ने सबसे पहले कन्या को मारा और उसे काटकर शमशान की हांडी में डाला। फिर गाय की बछड़ी को काटकर उसका मांस भी हांडी में डाल दिया। जब भैरव ने मांस खाना शुरू किया, उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि कुछ समय में ही सारा मांस खा गया। तभी गुरु द्वारा आकाशवाणी हुई, भैरव तुम्हारी सिद्धि पूरी हो रही है। थोड़ी देर बाद भैरव के शरीर से सींग बाहर निकलने लगे। काले भयानक चेहरे पर बड़े बड़े दांत उभरने लगे। उसका शरीर एक विकराल रूप धारण कर चुका था। नाखून और बाल भी अपनी सीमाएं पार कर गए थे। उस रात भैरव बदले की भावना से लिमवा गांव पहुंचा और ठाकुरों के घरों को उजाड़ने लगा। धीरे धीरे वह नरभक्षी बन गया। इधर गुरु बालीनाथ को ध्यान पड़ा कि मेरा शिष्य अपनी सीमा पार करता हुआ गुरु के वचनों को भूल गया और एक नरभक्षी बन गया है। इसलिए गुरु बालीनाथ हिमालय की पहाड़ियों को छोड़कर पंजाब होते हुए मारवाड़ पहुंचा। पूरे मारवाड़ में भैरव की चर्चाएं जोरों पर चल रही थी। गुरु धीरे धीरे साथलमेर पहुंचे। जब तक भैरव ने 12-12 मील तक मानव जाति का नाम तक नहीं रखा, गांव के गांव उजाड़ दिए। यहाँ के लोग मारवाड़ के दूर दूर अंचल में जाकर अपनी जीविका चलाने लगे।
इधर बालीनाथ ने सोचा कि अगर शिष्य पर काबू नहीं पाया तो यह मानव जाति का नाम तक नहीं रखेगा। तब गुरु बालीनाथ ने साधु रूप में ही एक गृहस्थ संत बनकर ओंडू कश्मीर के राजा अजमल जी के यहाँ जाकर इसकी जाति के कारण दुख भरी कहानी सुनाई। एक दिन भैरव राक्षस बहुत थका हुआ अपने निवास स्थान पर जा रहा था। अचानक जंगल में एक कुटिया देखी। वह कुटिया में बैठा साधु पर झपटने ही वाला था कि उसने अपने गुरु को पहचान लिया और उनके पैरों में गिर गया। भूखे प्यासे ने अपनी आपबीती बताई और गुरु ने उसका स्वागत एवं आदर किया। इस प्रकार से गुरु एवं शिष्य दोनों उसी कुटिया में रहने लगे। इधर भैरव नरभक्षी को लेकर बालीनाथ पुनः ओंडू कश्मीर गए। वहां अजमल जी से मिलकर उन्होंने भैरव की स्थिति के बारे में बताया। अजमल जी ने कहा कि उनके पास भगवान द्वारकानाथ के अलावा कोई सहारा नहीं है, इसलिए द्वारकानाथ स्वयं पधार कर ही इसका वध करेंगे। जय बाबा री। आशा है ये पाठ आपको पसंद आया होगा।